नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को उधम सिंह नगर के गदरपुर क्षेत्र में ग्राम पंचायत रोशनपुर डलबाबा में बुक्सा जनजाति के राजा जगतदेव की प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने राजा जगतदेव को त्याग, वीरता और संस्कृति संरक्षण का प्रतीक बताया और बुक्सा समाज की परंपराओं को नमन किया। उन्होंने राज्य सरकार की जनजातीय समुदाय के सांस्कृतिक संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में 3 विकास घोषणाएं भी की। पूज्य राजा जगतदेव जी की प्रतिमा का आप सबके साथ मिलकर इस भव्य समारोह का साथी बनने का, आप सबके साथ सम्मिलित होने का और प्रतिमा का लोकार्पण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज का ये अवसर केवल प्रतिमा के अनावरण का ही नहीं है, बल्कि धर्म, संस्कृति, स्वाभिमान और बलिदान की उस अमर गाथा के स्मरण का भी दिन है। उनको स्मरण करने का भी दिन है जिसे बुक्सा जनजाति के आराध्य श्रद्धेय राजा जगतदेव जी ने अपने महान कार्यों के द्वारा रचने का काम किया। हम सब के लिए एक आदर्श स्थापित करने का काम किया। हम सब जीवन में किस प्रकार काम करें, किस प्रकार से समाज के लिए काम करें, देश के लिए काम करें, लोगों की भलाई के लिए काम करें, धर्म और संस्कृति के लिए काम करें, कि राजा जगतदेव जी ने बहुत बड़ा उदाहरण हम सबके सामने छोड़ा है। राजा जगतदेव जी का जीवन हम सभी के लिए अमूल्य प्रेरणा का स्रोत है, जिससे हम सबको हमेशा मार्ग मिलता रहेगा, हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी। उन्होंने अपना राजसी वैभव छोड़ा, सुख सुविधाएं छोड़ी, लेकिन कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपनी संस्कृति से कभी समझौता नहीं किया और आक्रांताओं के आगे कभी घुटने टेके नहीं, कभी हार नहीं मानी। ये केवल उनकी वीरता मात्र नहीं है, बल्कि धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान के प्रति उनकी दृढ़ अडिगता का स्पष्ट उदाहरण है। वर्ष 1260 में धारा नगरी में जन्मे श्रद्धेय राजा जगतदेव जी उस वंश के थे जिसने मालवा और धारा नगरी की रक्षा की। वर्ष 1305 में जब आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी 1 लाख से भी अधिक की सेना को लेकर आया, तब राजा महलक देव जी और राजा उदयजीत सिंह जी ने 40,000 सैनिकों के साथ उनका भरजोर सामना किया। और इस युद्ध में राजा महलक देव जी, राजा उदयजीत सिंह जी वीर गति को प्राप्त हुए और राजा उदयजीत सिंह जी के बलिदान के बाद राजा जगतदेव जी ने राज्य को संभाला और अपनी प्रजा का पालन एक पुत्र की भांति किया। उनके सुख भी और उनके दुख भी, हर उस बात को जो प्रजा के सामने आती थी उसको आत्मसात करने का काम किया। और धर्म, संस्कृति के उत्थान के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए तथा पीपली के जंगल में माता हिंगलाज भवानी के बाल रूप, बाल सुंदरी की स्थापना कर जहां धर्म है वहीं राज्य है, यह संदेश दिया। आज भी बुक्सा जनजाति की चौपालों में, लोक गीतों में, होली दिवाली के गायन में राजा जगतदेव जी की गौरव गाथाएं गूंजती हैं, उनका गायन होता है। भाइयों बहनों, आज उधम सिंह नगर, नैनीताल, कोटद्वार सहित अनेक क्षेत्रों में बसे हमारे बुक्सा समाज के लोग अपनी संस्कृति, परंपरा और आत्मसम्मान को जीवित रखे हुए हैं। मैं एक वाक्य में कहूं तो ये समाज संघर्षों से बना है, त्याग से सजा है और संस्कृति और धर्म से बंधा है। भाइयों बहनों, हमारे जनजाति समाज हमारी सांस्कृतिक धरोहर नहीं,
बल्कि देवभूमि उत्तराखंड की आत्मा का अमूल्य भाग है, जिनके स्वाभिमान, साहस और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की भावना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारी सरकार जनजाति समाज के सांस्कृतिक संरक्षण, उनके इतिहास के दस्तावेजीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार तथा युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। पूरा संकल्प लेकर काम कर रही है कि जनजाति समाज को समाज के प्रमुख क्षेत्रों में आना है, समाज के हर क्षेत्र में उनको आगे आकर समाज का नेतृत्व करना है। हम चाहते हैं कि राजा जगतदेव जी की गाथा केवल और केवल मंचों तक ही सीमित न रहे, बल्कि पाठ्यक्रमों में भी उनको पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उनके मार्ग का अनुसरण कर सके, उनसे प्रेरणा ले सके कि उन्होंने अपने जीवन में किस वीरता और साहस का परिचय दिया था। हरिद्वार में शांति परिवार की ओर से आयोजित ऋषि क्षेत्र आवरण समारोह सांस्कृतिक मूल्यों का केंद्र बनकर उभरा। इस विशेष आयोजन में उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन व्यक्ति को अपने कर्तव्य, संस्कारों और जीवन मूल्यों की याद दिलाते हैं। उन्होंने इस अवसर पर आयोजन से जुड़े सभी लोगों का आभार जताया। गौतम जी, अध्यक्ष श्री गंगा सभा के सदस्य श्री गंगा सभा हरिद्वार, जोरदार तालियां। इस समारोह में सम्मिलित होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे, उसके लिए मैं डॉक्टर चिन्मय पांड्या को धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे समारोह और इस तरह के आयोजन हमें अपने कर्तव्य, अपने मूल्य, अपने संस्कारों के प्रति सजग करते हैं और ये सौभाग्य की बात है कि ये हरिद्वार इस तपस्थली में ये आयोजन हो रहा है और इस आयोजन के लिए हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं। सौभाग्य का विषय है कि जो 3 सौभाग्य की धाराएं हैं, वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष, पूज्य गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष, अखंड दीपक के प्रज्वलन के 100 वर्ष और उसकी प्रतीक्षा गायत्री परिवार ही नहीं बल्कि भारत के सभी आध्यात्मिक संगठन वर्षों से कर रहे थे। उस क्रम में आज जो ये वसंत पंचमी का महोत्सव है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रखी गई। ऋषि क्षेत्र, साधना क्षेत्र का अनावरण हुआ और आज के दिन की पुकार यही है कि जिस तरीके से भारत के ऋषियों ने ऋषियों मंत्र दृष्टारः भारत को अंधेरे के मध्य में प्रकाश की रेखा दिखाने का कार्य किया, वैसे ही आज के इस कुहासे से भरे समय में, जहाँ पर मात्र बाहर का अंधेरा नहीं बल्कि व्यक्ति के अंतःकरण का अंधेरा भी व्यक्ति को व्यथित करता है, हम लोग उसको प्रकाश दे पाने की स्थिति में हो। और आज के इस शुभ कार्यक्रम में हम लोग ऋणी हैं आदरणीय श्री भट्ट जी के, जो अपना समय निकाल करके आए, आदरणीय श्री मिलन परांदे जी के, जो अपना समय निकाल करके आए, आदरणीय श्री आनंद वर्धन जी, हरिद्वार की महापौर आदरणीय श्री जैसल जी, सभी लोगों का हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं। हरिद्वार पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांदे ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचार और हिंसा के मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार सामने आ रही घटनाएं सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि वैश्विक मानव अधिकारों का गंभीर सवाल बन चुका है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब समय आ गया है कि जब भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर के हिंदू समाज को एकजुट होकर जागरूकता के साथ ठोस पहल करनी होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाएं खामोश नजर आ रही हैं। भारत के भी हिंदुओं ने, सभी विश्व भर के हिंदुओं ने इसके लिए जागरूक होकर कार्य करने की जरूरत है, एक दबाव लाने की जरूरत है। सामाजिक संगठन जो करेंगे वो तो उन्होंने करना ही चाहिए, मगर मुझे लगता है कि सब जगह पर जब ह्यूमन राइट्स या मानव के अधिकारों का विषय आता है तो हिंदुओं को भी अधिकार है, ये विश्व भर का मानव समुदाय भूल रहा है, वह तो उचित बात नहीं है। और इसलिए इतना हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, तो जो अनेक प्रकार के संगठन आज खड़े हो रहे विश्व भर में, वो किसी सभी के मुंह में दही जम गया है ऐसा लग रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि विश्व के अनेक देश और जो अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उन्होंने भी इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। भारत
और भारत का हिंदू समाज तो कार्य करेगा ही। देखिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ के बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उनको भी निकालना चाहिए यहाँ से, यह भी काम करना चाहिए, और वहाँ का हिंदू जो सीए के अंतर्गत यहाँ आएगा उसको नागरिकता भी देनी चाहिए, उसकी रक्षा, उसकी नागरिकता भी। प्रेस क्लब महानगर रुड़की की नवनियुक्त कार्यकारिणी के सम्मान में कांग्रेस सेवा दल ने एक स्वागत समारोह का आयोजन किया, जहां कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश प्रभारी विष्णु शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रेस क्लब कार्यालय पहुंचकर नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर नववर्ष 2026 के उपलक्ष्य में सभी ने मिलकर केक काटा और पत्रकार समुदाय समेत नगरवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। आज महानगर रुड़की प्रेस क्लब के सदस्यों को, सभी पत्रकार बंधुओं को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और आने वाले समय में पत्रकारिता का जो एक नया निष्पक्ष स्वरूप है वो हमें देखने को मिलेगा। इसी आशाओं के साथ मैं यहाँ पे आया, उसके लिए सभी प्रेस वालों का और सभी प्रेस क्लब वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। 2026 आपको कांग्रेस सेवा दल जो अंग्रेजों के समय में जो आंदोलन की आपने भूमिका देखी थी और आजादी के जितने भी बड़े मूवमेंट हुए थे, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, और जितने भी बड़े मूवमेंट हुए उसमें सब में जितना सेवा दल का जो सहयोग था या जो योगदान था आंदोलन का, आपको अब यहाँ प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में आपको ये आंदोलन का स्वरूप वापस सेवा दल का आपको देखने को मिलेगा। और हम जगह जगह पूरे प्रदेशों में इस आंदोलन के माध्यम से, मतलब जिला स्तर पे, पंचायत स्तर पे हम नए प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं। अगले 3 महीने के अंदर आपको सेवा दल ही सेवा दल दिखाई देगा आपको, और वापस वही श्वेत सेना दिखाई देगी जो भारत की पहली युवा सेना थी। पहली की प्रेस क्लब के नए भवन में हम लोग बैठे हैं और ये भवन बड़ा सुंदर है और जो सुविधाएं पत्रकार बंधुओं को चाहिए वो यहाँ पर उपलब्ध कराने की कोशिश भी होगी। दूसरा, नया साल है तो नए तरीके से हम लोग अब नए सिस्टम को नए ढंग से लेंगे। हम चुनावी वर्ष में भी प्रवेश कर रहे हैं तो इस साल में पत्रकारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और प्रेस क्लब रुड़की का भूमिका को निश्चित रूप से उत्तराखंड की राजनीति को समझने के लिए और उसको दिशा दे देने का काम भी इसी प्रेस क्लब से होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म हम मिलजुल कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से लोगों के भावनाओं के अनुसार कार्य करती है। हमारी सोच संविधान की सोच के साथ मिलती है। संविधान ही वो सोच है जिसमें पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया गया। आज उस चौथे स्तंभ को भी मजबूती देने की आवश्यकता है और आज कांग्रेस पार्टी को भी आवश्यकता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से मदद मिले। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड को लेकर लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष लगातार इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। लिहाजा पूरे प्रकरण को लेकर हॉर्नबिल टीवी के संवाददाता ने सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत में मंत्री ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और तमाम पहलुओं पर चर्चा भी की। आपने कहा है कि जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, किस तरह की बात? आप देखिए, दोष तो साबित हो चुका। ट्रायल कोर्ट से लेकर उच्च न्यायालय तक अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दे चुका है। उसके बाद इस तरह की बातें करना और सीबीआई की बात जो कुछ हम लोग कर रहे हैं, तो सीबीआई आपको मालूम है पहले भी उच्च न्यायालय में लोग सीबीआई जांच के लिए गए थे। उच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट अपने आदेश में 43वें नंबर बिंदु पे लिखा है कि एसआईटी एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के उसमें की जा रही है और उसकी काम करने के प्रोसीजर पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं। वो किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं, बायस नहीं है और एसआईटी अपना प्रॉपर जांच कर रही है। उसके बाद एसआईटी के द्वारा चार्जशीट फ्रेम की जाती है। उस मुकदमे में जो दुर्भाग्यशाली बिटिया थी अंकिता, उसी के माता पिता के द्वारा जिस वकील की बात की गई उन्हीं को उसमें एडवोकेट भी बनाया गया और उसके बाद ट्रायल कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सजा दी जाती है और उसी को उच्च न्यायालय में भी बरकरार रखा जाता है। अब अपराधियों को सजा हो चुकी, उनको बेल नहीं मिल पाई, अब वो सजा हो गई। उसके बाद इस तरह की बात करना कहीं ना कहीं ये लगता है, क्योंकि जो केस में सजा हो चुकी उसके बाद के बारे में बात करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत कोई रंजिश किसी से है और उस व्यक्तिगत रंजिश को इस केस के माध्यम से पब्लिक करने का प्रयास किया जा रहा है। और सरकार का तो बहुत स्पष्ट मानना है कि अगर कोई आप लोग अपने कोई भी व्यक्ति इन बातों की क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश कर ले तो निश्चित रूप से सरकार हर जांच कराने को तैयार है। पर जिन्होंने कहा है वो भी अभी नहीं आ रहे हैं। विवेचनाधिकारी लगातार उनको समन कर रहे हैं और सरकार का ये वादा है कि उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। आके कम से कम जो बातें उन्होंने कही हैं उसकी क्रेडिबिलिटी तो एस्टेब्लिश करें।
तो मैं समझता हूँ केवल भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है और कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाना चाहते हैं। यानी कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए भी कुछ विपक्ष के लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ताकि फायदा चुनाव में हो। मेरा मानना है राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। सर, वन विभाग की भूमि को लेकर के जिस तरह से ऋषिकेश में विवाद बढ़ा हुआ है, किस रूप में आप देख रहे हैं, क्या कुछ? देखिए, विवाद नहीं था, दो पक्ष जमीन पर कब्जे को लेकर उच्चतम न्यायालय गए। जो पक्ष उच्चतम न्यायालय गया था उसके द्वारा न जाने किन कारणों से बाद में कह दिया गया कि साहब ये तो वन विभाग की भूमि की लीज की भूमि है और न इसकी है न मेरी है। तो उच्चतम न्यायालय ने जब इस पर क्वेरी की और ये इस्टेब्लिश हो गया कि ये जमीन वन विभाग की लीज दी गई थी, तो उच्चतम न्यायालय ने सरकार को, वन विभाग को तत्काल इस जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए आदेशित किया और ये कहा कि जो मकान हैं उनको छोड़ते हुए। तो हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय की कंप्लाइंस की और सैकड़ों एकड़ जमीन वन विभाग अपने कब्जे में ले चुका है। सर, जन जन की सरकार कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं, कितना फायदा इसका हो रहा है लोगों को, स्थानीय लोगों को? देखिए, राज्य की हर न्याय पंचायत स्तर पर जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम में सारे अधिकारियों का एक जगह सीमित होना न्याय पंचायत स्तर पर निश्चित रूप से इसमें पूरे प्रदेश के, मुझे लगता है कि आधी से ज़्यादा जनसंख्या कार्यक्रम में जुड़ेगी और उनके जो काम जिला स्तर के जो पेंडेंसी है निश्चित रूप से उसका निराकरण होगा, तो आम आदमी को सहूलियत मिलेगी। और यही उद्देश्य है कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, आम आदमी तक सरकार की नीतियां पहुंचे, नियम पहुंचे और उनके जो काम हो जाने चाहिए, जो अटके पड़े हैं, उनका भी निराकरण हो। सर, अंतिम सवाल मेरा यह है कि वन भूमि से बड़े स्तर पर जिस तरह से मज़ारों को हटाया गया, भूमि को खाली कराया गया, किस रूप में आप लोग काम भी कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में जो भूमि है उनको खाली कराया जा सके? देखिए, सरकार का बहुत स्पष्ट मत था कि किसी तरह के अतिक्रमण को वन भूमि पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और चाहे वो किसी भी धर्म का कोई भी अतिक्रमण हो, और उसके हिसाब से हमने कार्य किए और जो धार्मिक अतिक्रमण था उसको हटाने का काम किया। सर, हमसे बातचीत करने के लिए सुबोध उनियाल जी हमारे साथ थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। नगर निगम परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां मेयर शंभू पासवान और नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मेयर शंभू पासवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार वन भूमि पर की जा रही कार्रवाई से नगर निगम क्षेत्र के 12 वार्ड सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। इन वार्डों में सालों से लोग वन भूमि पर निवास कर रहे हैं। मेयर ने कहा कि नगर निगम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करता है, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों के संभावित विस्थापन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को लेकर निगम प्रशासन गंभीर है। इस विषय को लेकर 3 जनवरी को 12 वार्डों की एक अहम बोर्ड बैठक बुलाई जा रही है, जहां इस मामले को लेकर चर्चा की जाएगी। हमारे ग्रामीण क्षेत्र जो वन भूमि के नाम पे आज जो है बहुत सारे लोग जो इससे भयभीत है, और कुछ बात जो है आप सबके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग जो भ्रमित कर रहे हैं वो सब चीज़ ना आए, क्योंकि ये माननीय उच्चतम न्यायालय के मामला है और जो कोर्ट ने किया है, नगर निगम को जाके कहीं कोर्ट से अगर कोई ऐसी चीज़ मांगा जाता है, कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है कि नगर निगम में जुड़ा या हमारे सीमांकन हुआ था, आज 6 साल हो गया नगर निगम को बने हुए, और उससे पहले वो ग्राम सभा था, तो ये सारे चीज़ है, ये पत्रावली हम लोग भी इकट्ठा कर रहे हैं। ये कहीं कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय को बताना पड़े तो पेपर लेके जाना पड़े तो हम बताएंगे, क्योंकि वहाँ सांसद निधि, विधायक निधि, अन्य कई योजनाओं से काम हुआ है और लंबे टाइम से लोग वहाँ निवास कर रहे हैं, 50 वर्षों से। और आज जो है ये वन भूमि के जो मैटर आया है, तो ऐसे हम लोग भी चिंतित है। पहले नगर निगम में था, ये सब हम सबको पता भी नहीं था, और वो विवाद जहाँ से शुरू हुआ उस पर तो मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा, पर जो लोग भी कोई बयान दे रहे हैं तो सही बयान दें। हैदराबाद में सड़क सुरक्षा माह के तहत देवभूमि ऑटो संचालक एसोसिएशन की ओर से ऑटो विक्रम चालकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सहायक संभागीय अधिकारी हरिद्वार नेहा झा और ग्राम प्रधान नीरज चौहान मौजूद रहे। वहीं चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग, कोहरे में सावधानी और दुर्घटना की स्थिति में त्वरित सहायता के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बिना रिफ्लेक्टर वाले वाहनों में मौके पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए। कार्यक्रम में नेहा झा ने कहा कि सड़क सुरक्षा माह का उद्देश्य नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है।
तो उसी के उपलक्ष्य में हमने आज यहाँ यूनियन में रोड सेफ्टी को लेकर अवेयर किया है। यहाँ पर हमारे द्वारा मेनली सड़क सुरक्षा के उपाय तो बताए जा रहे हैं, साथ ही गोल्डन आवर और फर्स्ट रिस्पॉन्डर के बारे में भी बताया जा रहा है। चूंकि इस समय आप भी देख रहे हैं कोहरा बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो गाड़ियों पर हमारे द्वारा रिफ्लेक्टिव टेप भी लगाए जा रहे हैं। क्योंकि हम विक्रम यूनियन के पास आए हैं, यहाँ पर हमने विक्रम चालकों को अवेयर किया है, साथ ही साथ रिफ्लेक्टिव टेप भी लगाए हैं जिनकी गाड़ियों में नहीं है, और उनको कहा जा रहा है अभी तो हम लगा रहे हैं, बाद में प्रवर्तन कार्यवाही भी की जाएगी। मंगलौर के नारसन स्थित राज महेंद्र प्रताप प्रेम विद्यालय के मैदान में खेल महाकुंभ के तहत 3 दिवसीय विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया गया, जहां अंडर 14 और अंडर 19 के खेल प्रतियोगिताओं ने प्रतिभाग किया। विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी के दौरान दौड़, चक्का फेंक समेत अन्य खेलों का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने शिरकत की। वहीं मौके पर अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता को कराया जा रहा है, मैं इसका उनका बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। जितने विभाग इसमें शामिल हैं सबका बहुत आभार और स्वागत, और बच्चे जो इसमें आए हैं उनका भी स्वागत। जो जीत रहे हैं उनकी मेहनत उन्होंने की है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामना। तो खेल भावना इससे बढ़ेगी, और सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि खेलों के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम करें। स्कूलों में ये खेल अध्यापक यानी पीटीआई को बढ़ाने का काम करें, और जिम्नेजियम्स बढ़ाने का काम करें, ताकि बच्चों को एक अच्छा माहौल मिल सके खेलों में आगे बढ़ने का। देखिए, विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी इसको देने का एक उद्देश्य ये है कि जो हमारा पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनका भी एक सहयोग लेने की इसमें कोशिश की गई है, और इसी के परिणाम स्वरूप जो है इसका एक सिर्फ नाम बदला गया है, बाकी स्वरूप वैसे ही है। जो 4 स्तर पे प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी वो इस समय भी 4 स्तर पे आयोजित की जा रही है, न्याय पंचायत से शुरू होकर के इसने राज्य। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।